External Affair Insights। आज के समय पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े टर्मोइल से होकर के गुजर रही है, जहां दुनिया के अलग अलग इलाके अपने अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से बटी हुई है। आज के समय दुनिया के लिए बड़े जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मात्र कुछ ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज तक सीमित है। आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्याएं यूक्रेन रशिया वॉर, गाज़ा क्राइसिस, साउथ चाइना सी में हो रहे टेंशन्स, ताइवान चाइना वॉर और ट्रम्प के टैरिफ ही सब कुछ है। लेकिन इन सब के अलावे भी आज दुनिया के एक कोने में एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, जिसे दुनिया कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है। आज के समय दुनिया के इस कोने में हो रही यह अमानवीय और आतंकीपूर्ण घटनाएं एक पूरे के पूरे महादेश के तकरीबन 140 करोड़ लोगों के जिंदगियों को प्रभावित कर रही है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के इस कोने में जल रही आग की लपटें दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। लेकिन दुनिया आखिर दुनिया के इस कोने में हो रही इस घटना को इतनी ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर दुनिया में हो रही अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का विश्लेषण करके आपके सामने लाया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो चैनल पर आप यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस वीडियो पर। ईयर 1960 माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देश गुलामी के जंजीरों से फ्रांस जैसे देश से आज़ादी प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा तकरीबन दर्जनों ऐसे देश थे जिन्हें उसी साल अलग अलग यूरोपियन कॉलोनाइजर से आज़ादी मिल रही थी। हालांकि साल 1950 में भी अफ्रीका के कई देशों ने अलग अलग यूरोपियन कॉलोनाइजर से इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन ईयर 1960 में ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ ने स्वाधीनता हासिल की थी, और इसीलिए शायद अफ्रीका के लिए साल 1960 को ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तकरीबन 100 से ज़्यादा वर्षों की गुलामी और शोषण के बाद से अफ्रीका के ये देश आज़ाद हो रहे थे, और अंततः इन्हें स्वराज प्राप्त हो चुका था। और ये अपनी आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अपने भविष्य की प्रगति को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आशान्वित थे। लेकिन इन देशों को यूरोपियन कॉलोनाइजर से आज़ादी मिलने के बाद भी इन देशों में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पाई, और बाद में चल करके इन देशों ने ब्रूटल डिक्टेटरशिप, हार्ड मिलिट्री रूल और रेडिकल इस्लामिक जिहाद को पनपते हुए देखा। लेकिन आखिर क्यों ये सभी अफ्रीकी देश जो कि अपने यूरोपियन कॉलोनाइजर से इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को लेकर के लड़ रहे थे, वो बाद में चल करके डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल जैसे अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पकड़ में आ चुके थे? तो इसका उत्तर है विश्व की प्रमुख महाशक्तियों का अफ्रीका में किया जा रहा पावर प्रोजेक्शन। अफ्रीका के इन सभी देशों को इंडिपेंडेंस देने के बाद भी इन सभी देशों के फॉर्मर कॉलोनाइजर्स ने इन देशों में अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल बनाए रखा, और वे प्रत्यक्ष तौर पर इन सभी देशों में हस्तक्षेप करते रहे। इन देशों में चलने वाली वो सभी सरकारें जो कि अपने पूर्व यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के हिसाब से चलने का काम कर रही थी, उन्हें सत्ता में लंबे समय तक बने रहने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ, और बाद में चल करके वे डिक्टेटरशिप में भी बदल गए। वहीं ऐसी सरकारें जो कि अपने पूर्व कॉलोनाइजर्स के विशेष के हिसाब से नहीं चल रहे थे, वे बाद में चल करके अनडेमोक्रेटिक साबित हुए और उन्हें सत्ता से भी बेदखल होना पड़ा। तो इस प्रकार से इन देशों के पूर्व कॉलोनाइजर्स का इन देशों के होम अफेयर्स में लगातार किया जा रहा हस्तक्षेप ने भी इन देशों को डिसस्टेबल करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हम आज भी इसे होते हुए देख रहे हैं। यदि आज भी हम देखें तो इस प्रकार की घटनाएं लीबिया जैसे देशों में दिखाई देती है। साल 2011 में लीबिया के तनाज़ा मोहम्मद गद्दाफी के मारे जाने के बाद भी आज भी लीबिया में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और आज लीबिया में दो प्रकार की अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं। जहां एक सरकार को रसिया जैसे देश का समर्थन है, तो वहीं दूसरी सरकार को टर्की जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट है। हालांकि टर्की जैसे देश का इतना कोई पावर नहीं है कि वो इतनी बड़ी भूमिका को अदा कर सके। दरअसल यहाँ पर टर्की को यूएसए बैक कर रहा है, जिसकी वजह से आज के समय लीबिया दो अलग अलग खेमे में बंट चुका है।
और इसी प्रकार की राइवलरी अफ्रीका के दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है। अफ्रीका के कई देश जैसे कि माली, नाइजर, बुर्किना फासो, सूडान, चैड, अल्जीरिया इत्यादि में भी इसी प्रकार के राइवलरीज देखने को मिल रही हैं। जहां पर रसिया जैसे देशों का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस कुछ समय के लिए कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अफ्रीका के कई देशों में ये देखने को मिला कि वहाँ पर चुनी हुई सरकारों ने बाद में चल करके ऐसे प्रावधान बना दिए कि वे लंबे समय तक शासन में बनी रही और बाद में चल करके यह डिक्टेटरशिप में बदल गई। लंबे समय तक शासन करने वाली ये सरकारें काफ़ी करप्ट साबित हुई और उनके करप्शन की वजह से ही वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा असंतोष भी पैदा हुआ। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से वहाँ की जनता के अंदर यही भावना पैदा हुई कि वहाँ की सरकार वहाँ की जनता के लिए कार्य नहीं कर रही है और ना ही अपने देश के हित में कार्य कर रही है, बल्कि वहाँ की सरकार मुख्यतः अपनी परिवार और अपने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के हितों को ध्यान में रखकर ही काम कर रही है। और जनता के बीच मौजूद इस प्रकार के असंतोष को देखते हुए इसे भुनाने का पूरा काम इन देशों की मिलिट्री ने करने का प्रयास किया और सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल को भुनाते हुए वहाँ की मिलिट्री ने सरकार को गिराते हुए स्वयं ही सत्ता में आकर के बैठ गई। हालांकि सत्ता में आने के बाद से मिलिट्री का यह कार्य था कि वो वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से नई सरकार को बनाने में मदद करे, परंतु उन्होंने ऐसा ना करते हुए लंबे समय तक मिलिट्री रूल को ही जारी रखा, जिसके वजह से इन देशों में काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट गवर्नेंस देखने को मिला और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। इसी बीच समस्या को और विकराल बनाने के लिए सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय था 20 नवंबर 1979 और जगह था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में मक्का का ग्रैंड मॉस्क अचानक से कुछ रेडिकल जिहादियों के कंट्रोल में आ चुका था और उन्होंने वहां से यह ऐलान किया था कि उस समय सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली इस्लामिक लॉज और इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से नहीं कार्य कर रही है। सऊदी अरेबिया के प्रमुख मस्जिद से जब इस प्रकार की बातें निकल करके आई तो यह सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अपनी जनता में यह दिखाने के लिए कि सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली इस्लामिक लॉ का पूरा पालन करती है, इसे प्रमाणित करने के लिए उन लोगों ने पूरी दुनिया में वहाबी रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को प्रचारित करने का फैसला किया और सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली ने अथाह धन अफ्रीका के अलग अलग देशों में और यहाँ तक कि साउथ एशिया के कई देश जैसे कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी वहाबी इस्लाम को फैलाने के लिए जमकर फंडिंग प्रोवाइड की और इन्हीं सऊदी फंडिंग से इन देशों में हज़ारों की संख्या में मदरसे और मस्जिद बनवाए गए। सऊदी अरब के इन फंडिंग्स द्वारा रेडिकल इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजीज़ को ही बढ़ाया गया, जिसके वजह से आगे चल करके अफ्रीका के अलग अलग अंचलों में कई प्रकार के रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स पैदा हुए। आज के समय अफ्रीका में इतने सारे आतंकी गुट पैदा हो चुके हैं और ये सभी गुट सऊदी अरब द्वारा फैलाए गए वहाबी इस्लामिक विचारधारा से ही प्रभावित है। आज अफ्रीका में अल शबाब, बोको हरम, ISIS और अल-कायदा से एफिलिएटेड कई अलग अलग आतंकी संस्थाएं हैं जो मुख्यतः वहाबी इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित है और इन देशों में इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन और रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को इम्पोज करना चाहती हैं और इसके लिए वे खून खराबा तक कर रही हैं और इसके लिए असंख्य मात्रा में निर्दोष नागरिकों की हत्याएं भी हो रही हैं। और इसी वजह से आज अफ्रीका में भ्रष्ट सरकार, क्रूर मिलिट्री शासन और रेडिकल जिहादी आतंकी वारदातों की वजह से आज के समय अफ्रीका का ये रीजन दुनिया के एक नर्क के रूप में बदल चुका है। आज के समय देखा जाए तो अफ्रीका में अलग अलग देशों में लगातार मिलिट्री कूच देखने को मिल रही है। साल 2020 से साल 2023 के बीच में मात्र कुछ वर्षों के अंदर ही अफ्रीका के 6 अलग अलग देशों में मिलिट्री कू जैसी घटनाएं देखने को मिली। 20 अगस्त साल 2020 में माली की मिलिट्री ने वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर को हटा करके मिलिट्री शासन को आरंभ किया। वहीं अफ्रीका के ही एक दूसरे देश चैड में अप्रैल 2021 में वहां के राष्ट्रपति इब्रिस डेबी की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद से अचानक से वहां की मिलिट्री सत्ता में आकर के जम गई। साफ तौर पर यह एक मिलिट्री कू था। वहीं अफ्रीका के ही दूसरे देश बुर्किना फासो में भी सितंबर 2021 में भी प्रेसिडेंट कोबोरो को हटा करके देश का कंट्रोल आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया
और आज भी वहाँ पर एक मिलिट्री जुंटा की सरकार बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज के समय इन देशों में अल-कायदा और ISIS से एफिलिएटेड आतंकी संस्थाओं ने इन देशों में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है और वहाँ के लोगों को जबरन तौर पर रेडिकल इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजीज़ की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। आज के समय अफ्रीका का साहेल रीजन, जिसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया जैसे देश आते हैं, वहाँ स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि इसकी तुलना नर्क से भी की जा सकती है। लेकिन इन सभी घटनाओं के होने के बावजूद आज के समय पूरी दुनिया इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है और इस प्रकार से बिहेव कर रही है कि मानो आज के समय अफ्रीका में कुछ हो ही नहीं रहा हो। दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क्स हैं या फिर बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं, इन सभी में अफ्रीका में हो रही इन घटनाओं को लेकर के मात्र कुछ 1-2 आर्टिकल्स आ जाती है, परंतु जिस प्रकार की कवरेज यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर चाइना और ताइवान के बीच हो रहे टेंशन या फिर ट्रंप के टैरिफ को लेकर के होती है, ऐसी कवरेज इन सभी घटनाओं को लेकर के बिल्कुल भी नहीं होती। साफ है कि दुनिया इसे बुरी तरीके से इग्नोर कर रही है। लेकिन आज के समय जो भी अफ्रीका में हो रहा है और जिस प्रकार से आज के समय अफ्रीका में आतंकी संस्थाएं फल फूल रही है और जो अफ्रीका को जलाने का काम कर रही हैं, आगे चल कर के अफ्रीका से निकलने वाली ये लपटें पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में पूरी दुनिया को इस मामले की गंभीरता को समझना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके इसे रोकने के लिए निर्णय लेने होंगे। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आज के समय दुनिया केवल अपने अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ही बट गई है और क्या दुनिया आज के समय अफ्रीका में हो रही इन सभी घटनाओं को इग्नोर कर रही है? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हम जानना चाहेंगे कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि अफ्रीका में लगातार हो रहे मिलिट्री कूच के क्या कारण हैं और अफ्रीका के इन देशों में हो रही डिसस्टेबिलिटी के लिए दुनिया के अलग अलग देशों का क्या रोल है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही से लिख पाएंगे और यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि हो सके तो आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ाने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।